नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज ट्रे। जब दुनिया के किसी कोने में अचानक युद्ध की आहट सुनाई देती है, जब किसी देश के राष्ट्रपति को रातों रात तानाशाह घोषित कर दिया जाता है, जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से मानवाधिकार, लोकतंत्र और विश्व शांति जैसे भारी शब्द उछाले जाते हैं, तब सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कैमरे क्या दिखा रहे हैं, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि कैमरे क्या नहीं दिखा रहे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो दिखाई देता है वह अक्सर सच का केवल लास्ट सीन होता है। असली कहानी उससे पहले लिखी जा चुकी होती है, इतनी चुपचाप, इतनी परतों में कि शोर में दब जाती है। और यही वह कहानी है जिसे समझे बिना दुनिया बार बार वही सवाल दोहराती है कि आखिर अमेरिका हर बार वहीं क्यों पहुंचता है जहां आग लग जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने खुद को केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि वैश्विक व्यवस्था के रक्षक के रूप में पेश किया। शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ को रोकने के नाम पर उसकी सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक और कूटनीतिक मौजूदगी दुनिया के नक्शे पर फैलती चली गई। उस समय इसे साम्यवाद के खिलाफ खतरे से लड़ाई कहा गया, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद भी यह प्रवृत्ति नहीं बदली। दुश्मन बदल गया, शब्द बदल गए, मगर दिशा वही रही। ऊर्जा पर पकड़, रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण और वैश्विक प्रभाव का विस्तार। यह बदलाव की कहानी नहीं बल्कि निरंतरता की कहानी। औचित्य हर बार नया, लक्ष्य हर बार वही। साल 2003 में जब इराक पर हमला हुआ, तब दुनिया को बताया गया कि वहां सामूहिक विनाश के हथियार छिपे हैं। संयुक्त राष्ट्र में शीशियां दिखाई गई, सैटेलाइट तस्वीरें पेश की गई और यह माहौल बना दिया गया कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को तानाशाह कहा गया, क्रूर कहा गया और लोकतंत्र का दुश्मन घोषित किया गया। युद्ध हुआ, बम गिरे, हजारों लोग मरे और अंततः सद्दाम को फांसी दे दी गई। लेकिन युद्ध के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठा वह यह था कि वे हथियार आखिर थे कहां। जवाब कभी नहीं मिला। जो मिला वह था इराक का तेल, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मजबूत मौजूदगी और एक ऐसा अस्थिर देश जिसने आगे चलकर आईएसआईएस जैसे संगठनों को जन्म दिया। लोकतंत्र नहीं आया, शांति नहीं आई, मगर तेल की राजनीति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। इराक के बाद दुनिया ने यह भी देखा कि आतंकवाद अमेरिका के लिए सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं बल्कि एक रणनीतिक औजार बन चुका था। ग्यारह सितंबर 2001 के हमलों के बाद पूरी दुनिया की संवेदना अमेरिका के साथ थी। लेकिन 10 साल बाद जब पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया, तब यह केवल एक आतंकी के अंत की कहानी नहीं थी। यह एक सख्त संदेश था दुनिया को, सहयोगियों को और विशेष रूप से उन उभरती शक्तियों को जो भविष्य में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकती। अमेरिका ने दिखाया कि वह अपने एजेंडे के सामने किसी भी देश की संप्रभुता को गौण मान सकता है। पाकिस्तान जैसे रणनीतिक देश में घुसकर की गई यह कार्रवाई बदले से अधिक शक्ति प्रदर्शन थी। इसके बाद कहानी सीरिया पहुंची, जहां आतंकवाद, गृह युद्ध और वैश्विक शक्तियों के टकराव ने एक जटिल और खतरनाक जाल बुना। जब अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने की घोषणा हुई, तब कहा गया कि आईएसआईएस का अंत हो गया। लेकिन सच यह है कि आईएसआईएस एक व्यक्ति नहीं था, वह एक परिस्थिति थी, एक ऐसा शून्य जो इराक और सीरिया की तबाही से पैदा हुआ था। सीरिया तेल पाइपलाइनों, रणनीतिक जमीन और रूस ईरान के प्रभाव का केंद्र था। बगदादी मारा गया, लेकिन अस्थिरता बनी रही, क्योंकि अस्थिरता ही वहां सबसे उपयोगी हथियार थी। और अब कहानी पहुंचती है वेनेजुएला, जहां आज दुनिया की सबसे खतरनाक सियासी लड़ाई बिना खुले युद्ध के लड़ी जा रही। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। यह वह देश है जो लंबे समय से अमेरिका की ऊर्जा राजनीति से बाहर रहा, जिसने चीन को बड़े पैमाने पर कच्चा तेल सप्लाई किया
और जिसने डॉलर आधारित वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तानाशाह कहा गया, विपक्ष को कुचलने के आरोप लगे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी छवि लगातार कमजोर की गई। यह नैरेटिव नया नहीं था, लेकिन इसकी आक्रामकता नई थी। इसी माहौल में अचानक खबरें फैलने लगी कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है, राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया है और संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के पास उन्हें पेश किया जाएगा। जमीनी सच्चाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह था कि ऐसी खबरें फैलाई क्यों गई। आधुनिक दौर में युद्ध अक्सर पहले दिमाग में लड़ा जाता है। अफवाहें, अधूरे दावे, पुराने या संदर्भ काटे दृश्य, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें जनता को लगता है कि खेल पहले ही खत्म हो चुका है। यह सूचना युद्ध का वही चरण है जिसमें परिणाम को अपरिहार्य दिखाया जाता है ताकि सवाल अपने आप दब जाए। वेनेजुएला का मामला असल में केवल मादुरो का नहीं, बल्कि चीन का इम्तिहान है। अगर अमेरिका वेनेजुएला को अपने प्रभाव में ले आता है तो चीन की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। वैश्विक तेल बाजार में डॉलर की पकड़ फिर मजबूत होगी और दक्षिण अमेरिका में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को नया आधार मिलेगा। यही वजह है कि सीधे हमला करने के बजाय प्रतिबंधों, कूटनीतिक दबाव और नैरेटिव वार का रास्ता चुना गया। यहाँ बंदूक से पहले खबर चलती है, टैंक से पहले ट्रेन। यह पैटर्न नया नहीं है। पहले किसी नेता को तानाशाह कहा जाता है, फिर मानवाधिकार का शोर उठता है, फिर आर्थिक घेरेबंदी होती है और अंत में या तो सैन्य हस्तक्षेप होता है या अंदरूनी सत्ता परिवर्तन। हर बार अंजाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य लगभग एक सा रहता है: ऊर्जा पर नियंत्रण, भू राजनीतिक संतुलन अपने पक्ष में करना और दुनिया को यह याद दिलाना कि वैश्विक व्यवस्था का चौकीदार कौन है। अमेरिका खुद को ग्लोबल पुलिसमैन कहता है, लेकिन असली सवाल यह है कि यह पुलिस किसके लिए काम करती है। क्या वह उन देशों में भी उतनी ही तत्परता दिखाती है जहां मानवाधिकार का हनन होता है, लेकिन जहां न तेल है न रणनीतिक जमीन? इतिहास बताता है कि जवाब अक्सर नकारात्मक होते हैं। सद्दाम का अंजाम, ओसामा का अंत, बगदादी की मौत, इन सब के बाद देश सुरक्षित नहीं हुए, संस्थाएं मजबूत नहीं हुई, आम लोग राहत में नहीं आए, लेकिन अमेरिकी सैन्य ठिकाने जरूर बचे रहे, ऊर्जा समझौते जरूर हुए और हथियार उद्योग जरूर फलता फूलता रहा। आज वेनेजुएला उसी चौराहे पर खड़ा है जहाँ कभी इराक खड़ा था, जहाँ कभी सीरिया उलझा था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब युद्ध केवल बमों से नहीं, खबरों से, प्रतिबंधों से और डर से लड़ा जाता है। यह कहानी किसी एक देश के खिलाफ नहीं है, यह उस वैश्विक व्यवस्था की कहानी है जहां ग्लोबल पुलिसमैन का तमगा पहनकर एक ताकत यह तय करती है कि कौन लोकतांत्रिक है, कौन तानाशाह है और किस देश की बारी अगली। और शायद यही वजह है कि हर बार जब दुनिया के किसी कोने में आग लगती है तो धुआं उठने से पहले ही एक नाम जरूर सुनाई देता है: अमेरिका। अगर आपको लगता है कि वेनेजुएला की कहानी अल बगदादी, सद्दाम हुसैन या ओसामा बिन लादेन की कहानियों जैसी ही ऊर्जा और तेल की लड़ाई वाली है तो आप अपनी राय जरूर रखें। और अगर आपको लगता है कि वाकई अमेरिका ग्लोबल पुलिसमैन बन करके सबका रक्षक है तो भी अपनी राय रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।